गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में बात करेंगे नियोटनी या चिरभ्रूणता के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था स्नैक्स के पॉइजन एपरेटस के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नैक्स के क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उनको बॉडी आइडेंटिफाई और उनके एग्जाम्पल्स, एंड हमने वीनम एंटी वीनम के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद फिर हमने बाइटिंग एपरेटस पढ़ा था, जिसमें हमने बाइटिंग एपरेटस में उसके फैंक्स और इसके बारे में पूरा फुल्ली डिस्कशन किया था। आज हम नियोटनी या चिरभ्रूणता क्या है, इसके बारे में आज हम फुली डिस्कशन करेंगे। यानी ये किस किस से संबंध रखती है, नियोटनी का महत्व क्या है और इसका स्नैक्स यानी रेप्टिलिया क्लास से क्या महत्व है। आइए देखते हैं नियोटनी या चिरभ्रूणता। चिरभ्रूणता या नियोटनी एक विकासीय परिवर्तन क्रिया है। इसमें लार्वा द्वारा वयस्क या एडल्ट में कायांतरित या मॉडिफाइड हुए बिना ही लैंगिक अंग यानी सेक्सुअल ऑर्गन बन जाते हैं और वह जनन या रिप्रोडक्शन करने लगता है। तो आइए हम इसमें अब एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखते हैं। इसमें यूरोडेला क्लास का एक सदस्य एम्बाइस्टोमा एक स्थलीय जंतु है, जिसमें क्लोम या गिल्स नहीं होते हैं। इसका लार्वा एक्सोलोटल होता है। लार्वा कायांतरण यानी मॉडिफाइड में विलंब करके यानी लेट करके लैंगिक रूप से यानी सेक्सुअल फॉर्म में परिपक्व हो जाते हैं, परंतु इसमें लार्वा के लक्षण यानी लार्वा के कैरेक्टर जैसे क्लोम, गिल्स, क्लोम छिद्र यानी गिल्सलेट्स या गिलपोर्स एवं कॉर्डल फिन ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यही लार्वा जो है गोनट्स धारण करके आकार में वृद्धि करता है और लार्वल कैरेक्टर्स का यही रेटिनेशन जो है वो नियोटनी है या चिरभ्रूणता है। जब लार्वा गोनट धारण करके आकार में वृद्धि करके यानी साइज में वृद्धि या ग्रोथ करके अंडे या एग्स देने लगता है, तो उसे पेडोजेनेसिस कहा जाता है। प्रारंभ में एक्सोलोटल को एक अलग जीनस माना गया था, यानी स्टार्टिंग में एक्सोलोटल लार्वा को एक अलग जीनस माना गया था पहले, ठीक है। शिशु या चाइल्ड एक्सोलोटल को थायरॉक्सिन देने पर इसके क्लोम जो हैं वो विलुप्त हो जाते हैं यानी डिसअपियर हो जाते हैं और इसमें फेफड़े या लंग्स डेवलप हो जाते हैं और यह एडल्ट में चेंज हो जाता है।
प्रोटियस, नेक्ट्यूरस तथा क्रेप्टोब्रैंकस स्थायी रूप से चिरभ्रूण जीव हैं। इनमें लार्वा के लक्षण बने रहते हैं, किंतु ये वयस्क की भांति लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन ये एडल्ट की तरह ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूटनी, यानी चिरभ्रूणता को प्रभावित करने वाले कारक। जो न्यूटनी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इसमें भोजन की प्रचुरता, ठंडा तापक्रम यानी कोल्ड टेम्परेचर, या अपर्याप्त आयोडीन कायांतरण यानी आयोडीन मॉडिफिकेशन की विफलता और डिंबकीय लक्षणों को रोके रखने का कारण हो सकते हैं। ये इसको प्रभावित यानी इफेक्टिव करने वाले फैक्टर्स हैं जो नियोटनी को प्रभावित करते हैं। अब टाइप्स ऑफ नियोटनी, नियोटनी की कितने प्रकार की टाइप होती है, कितने टाइप्स की नियोटनी होती है, आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं। कोल्टमैन ने निम्न 2 प्रकार की नियोटनी बताई हैं। कौन कौन के कोल्टमैन ने कौन कौन सी टाइप की नियोटनी बताई हैं, आइए अब हम देखते हैं। इसका नियोटनी का जो पहला टाइप है वो पार्शियल नियोटनी है। और पार्शियल नियोटनी क्या है, आइए देखते हैं। यानी जब पर्यावरण में अस्थायी इकोलॉजिकल यानी टेम्परेरी इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण कायांतरण या मॉडिफिकेशन में विलंब या लेट होता है, तो नियोटनी पार्शियल या आंशिक होती है। यह शीत व्यतीत करते हुए लार्वी के द्वारा प्रदर्शित या शो की जाती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी पार्शियल न्यूटनी। आइए अब हम अगली टाइप की न्यूटनी पर चलते हैं। जो अगली टाइप की जो न्यूटनी है वह हमारी टोटल न्यूटनी, जिसे हम चिरभ्रूणता या पूर्ण चिरभ्रूणता के नाम से जानते हैं। जैसे कई सैलामेंडर्स जैसे नेक्ट्यूरस, साइरन, प्रोटियस आदि में सदैव लार्वल कंडीशन बनी रहती है, यहां तक कि थायरॉक्सिन द्वारा उपचार करने पर भी कायांतरण यानी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। यह थी हमारी दूसरे टाइप की न्यूटनी। अब हम तीसरे टाइप की न्यूटनी पे चलते हैं, जो कि हमारी इंटरमीडिएट न्यूटनी। इंटरमीडिएट न्यूटनी क्या है, आइए देखते हैं। यह उन एक्सोलोटल्स यानी माध्यमिक चिरभ्रूणता के द्वारा प्रदर्शित होती है या शो होती है, जो लैंगिक जनन भी करते हैं परंतु अनुकूल दशाओं में कायांतरण यानी मॉडिफिकेशन भी करते हैं। आइए अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटनी। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटनी क्या है, आइए देखते हैं। वाइजमैन यानी
1875 ने न्यूटनी को रिटार्डेड इवोल्यूशन या एटाविज्म माना था। अब इसे एक लाभप्रद फिजियोलॉजिकल अनुकूलन या एडेप्टेशन माना जाता है। ये इसका सिग्निफिकेंस, ये चिरविमूढ़ता का महत्व है। आइए, जो चिरविमूढ़ता करने वाले दो एनिमल्स हैं जो इसको शो करते हैं, तो कौन कौन से एनिमल्स हैं? एक इसमें एक्सोलोटल लार्वा है और दूसरा सैलामेंडर है जो न्यूटनी को शो करते हैं। आइए अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि कौन कौन से इसमें न्यूटनी शो करता है। ये हमारा एक्सोलोटल लार्वा है, ये सैलामेंडर है, ठीक है। अब इसमें पहला है हमारा माउथ, फिर नॉस्ट्रिल्स, ये आईज, हेड, एक्सटर्नल गिल्स, ये फोर लिम्स, ट्रंक, हाइंड लिम्स, टेल्स एंड कॉर्डल फिन, जो कि हमारे इसमें न्यूटनी को शो करते हैं। और सैलामेंडर में जो हमने डायग्राम बताया था वो हेड, नॉस्ट्रिल्स, आई, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, ट्रंक एंड टेल, ये दोनों न्यूटनी को बहुत अच्छी तरीके से शो करते हैं। तो आप इन दोनों के डायग्राम बनाइए। आई होप कि अब डायग्राम बन गए होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो न्यूटनी का यहीं पे फिनिश होता है और कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।